ये बताएं कि पहली जो मोला जट थी और ये वाली जो द लेजेंड ऑफ मोला जट है, इसके कितने पैसे मिले आपको? पहली बात तो यह है कि मैंने जिंदगी में, आपको बता दो, कभी किसी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं इतने पैसे लूंगा। मैं प्रोड्यूसर को सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जी मैंने पिछली फिल्म के इतने पैसे लिए, अब आप जो मर्जी हो। नहीं, पहली मोला जट के मैं कितने वही पैसे बता मिले? रहा हूँ, देखो वो बता रहा हूँ कि बात के मेरे पास सरल भट्टी सब आए, मैंने फिल्म बनानी, मैंने कही बनाए, कितने पैसे लोगे? मैं कही 30 लाख रुपए। अच्छा। 30,000 रुपए, मैं 30,000 रुपए लेता था। कहना मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, तो मैं फिल्म में मैं क्या करूँ, कितने पैसे दे सकते हैं? तो फैसला ये हुआ, कहता जी ये 1,000 रुपया पकड़े, आप मेरी फिल्म की कहानी लिखें, जब मुकम्मल शिफ्ट करेंगे मैं आज चेक लेके रख दूंगा, मैं आपको वो चेक दे दूंगा। ठीक है, 1,000 रुपये लेके काम शुरू कर दिया, फिल्म मुकम्मल हो गई। इस दौरान मेरी गाड़ी खराब हुई, उन्होंने 6,500 रुपये बिल दिया, 7,500 रुपये मेरे पास आ गया। जब मैंने मुकम्मल शिफ्ट दिया तो मैंने कहा जी वो चेक मेरा मिल जाएगा। कहना कौन सा चेक? मैं बोल जो आपने कहा था कि मैंने लिख के रख दिया। कहता हाँ वो मैंने कहा था, लेकिन आपने ये कहा था कि आप जो देना देंगे मैं वो ले लूँगा। आपने नहीं कहा? मैंने कहा है। कहते मैंने बस इतने देना, मैं चुप कर गया। फिर ये आगे लेजेंड मौला जट। यानी आपको इतना मुआवजा नहीं मिला उसका जितना आप डिजर्व करते थे, और आपको 30 लाख का जो वो चेक था वो भी आपको नहीं दिया गया। 30 लाख नहीं, 30,000 के मतलब। अच्छा, 30,000। मेरे रेट 30,000। अच्छा, 30,000। सोबिया जी, बात यह है कि मुझे आज तक, इस मौजूदा दम तक भी वो मुआवजा नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। लेजेंड ऑफ मौला जट मैंने जब साइन की तो बिलाल से मेरे से पूछा कि आप कितने पैसे लेंगे। मैंने उनको बताया कि मैंने सखी बादशाह लास्ट फिल्म लिखी थी, एक मुकम्मल स्क्रिप्ट, 96 में वो रिलीज हुई थी, उसका मुझे 1,80,000 रुपये मिला था। आज 2016 में आप मेरे पास आ गए, मैंने ना उसके बाद कोई मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा है, ना मुझे पता कि कितने पैसे आपका जो दिल करे। उसने मुझे 15 लाख, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये है आपके सवाल का जवाब। द लेजेंड ऑफ मोला जट 2 में आप नूरी नथ और मोला जट के अलावा कोई और नया करेक्टर भी मुतारफ कराएंगे? द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अगर बनी, क्योंकि अभी तो मेरे सामने कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है, अगर बनी तो ये तो तयशुदा बात है कि उसका राइटर मैं हूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये तयशुदा बात है कि उसमें 2 करेक्टर नहीं होंगे, नूरी नथ भी नहीं होगा और दारो नथ भी नहीं होगा। मौला जट होगा, दानी होगी, मुखो होगी, तो मुद्दा होगा, नूरी नथ नहीं होगा। तो उसकी जगह आप उसकी किसको लेके जगह एक आएंगे? और करेक्टर होगा और उसका नाम होगा बबरस। बबरस? जी, ये मैंने नया विलन क्रिएट किया है, जो इंशाल्लाह लोग नूरी नथ को भूल जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि आपको भारत से भी स्क्रिप्ट राइटिंग की जो है ऑफर्स आ रही हैं, ये सच है? एक्सक्यूज मी, आ नहीं रही है। मैंने बाहर एक फिल्म ऑलरेडी लिखी थी, जिसमें फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। तो मैंने चंडीगढ़ के एक प्रोड्यूसर है डीपी अर्शी और इकबाल ढिल्लू, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मुझे कैनेडा बुलाया और मैंने कहानी लिखवाई, और उसका नाम था दी रिटर्न ऑफ जूना जट मोर। फिर जब ये मौला जट रिलीज हो गई तो फिर डीपी अर्शी का वो फोन आया और उसने मुझे $1,000 जो थे वो भेज दिए उसके लिए, इसके वेस्टर्न के लिए, बेस्ट वो किया अलाइड बैंक के लिए, वो मैं ले आया। तो अब मैं कनाडा जा रहा हूँ उसकी दूसरी फिल्म लिखने के लिए। बम्बई से मुझे फिल्म की ऑफर आई। बम्बई से आपको ऑफर आई? जबरदस्त। इनकी फिल्म जो मैंने पहले की थी वो बम्बई से किसकी तरफ से आपको मैं ऑफर आई? बताता हूँ। ये फिल्म जब मैंने लिखी थी, जो पहली फिल्म वो 15 लाख रुपए में लिखी थी, जो उनकी जो रिटर्न ऑफ यूना जट मोर, इसका जब उसने मुझे एडवांस भेजा तो उसने मुझे कहा कि इसका मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा। मैं चूंकि हिंदुस्तान की फिल्म थी, मैं मान गया, मैं कि वहां भी मेरा नाम होगा। बम्बे से मुझे ऑफर आई इकबाल ढिल्लू के जरिए। उसने कहा जी बम्बे का एक प्रोड्यूसर है, वो आपको साइन करना चाहता है, आप दुबई आ जाए। मैंने कहा पहले पैसे तय कर ले, मैं आ जाता हूँ। कहता आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा कि मैं 50 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए लूंगा।
और इसके अलावा मैं 5% शेयर लूंगा बिजनेस में। जी। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। अगले दिन उसका फोन आया, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हम 5% देने के लिए तैयार हैं, पैसे हम 30 लाख रुपए देंगे। हम तो या वो शेयर न ले और 50 लाख रुपए में फिल्म साइन कर। मैंने कहा उन्हें कह दे कि शेयर ना दे बेशक, तो 1 करोड़ रुपया मुझे दे दे, मैं लिखूंगा। उसके बाद मुझे अभी जवाब नहीं आया। मैंने अपने चचा से कहा, वो मेरे बड़ी बहन के ससुर थे, थोड़े पढ़े लिखे, तो मैंने कहा जी वो अमीन सानी लाखपति था, वो मर गया, अखबार में तो नहीं आया? तो कहता है उसने कोई पाकिस्तान बनाया था जिसका नाम आता। मैंने कहा ये अखबार में किनका नाम आता है? उनके अखबार में उनका नाम आता है जिनका काम बेटे नस्लों को मुतासर करे। वाह। तो वहां से मेरे जहन में हुआ कि मैं मशहूर हूँ। मुझे ये शौक था बचपन से कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, तो अखबार में खबर लगे कि आज फलां आदमी इस दुनिया से चला गया। ये एक जहन में शौक पैदा हुआ। इस शौक को लेकर मैं पढ़ता रहा। फिर एक दिन मैंने पता किया तो अखबार में देखा कैप्टन सरवर शहीद थे, निशान हैदर, पहला निशान हैदर। उनके अखबार में फीचर छपा, बीवी की तस्वीर, बेटी की तस्वीर, बेटे की और उनकी। तो मुझे पता चला हर साल छपता है जब उनकी शहादत का दिन आता है, इसलिए छपता है कि उन्होंने निशान हैदर लिया। तो मैंने कहा मैं आर्मी जाता हूँ। मैं आर्मी में अप्लाई कर दिया FA के बाद, और फिर जनाब मैं सिलेक्ट हो गया। और हमारे बैच में हम 2 ही लड़के सिलेक्ट हुए, एक मैं था और एक परवेज मुशर्रफ था। तो फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ कैसे आए? हाँ, अभी सुने तो सवाल किया तो जवाब ले। वो मैंने परवेज मुशर्रफ साहब से ही पूछा जब हम वापस आ रहे थे। मैंने कहा यार ये निशान हैदर मैंने लेना है, इसका क्या तरीका है? कहता तुम्हें निशान हैदर लेने का क्यों शौक है? मैंने कहा मैं मशहूर होना चाहता हूँ। कहता ठीक है, लेकिन निशान हैदर मरने के बाद मिलता है। तो मुझे ख्याल है, मैंने कहा उस शोहरत का मुझे क्या फायदा जो मुझे मरने के बाद मिले। मैं आर्मी छोड़ के भाग आया। तो लिखने का शौक था, लिखना शुरू कर दिया, नावल लिखे। वो नावल जैसे फिल्मों में हिट होते हैं, फिल्में हिट होती हैं, नावल भी हिट हो गए।